गेम थ्योरी, इट इज कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस एंड सॉल्यूशंस। गेम थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस और उनके सॉल्यूशंस। गेम थ्योरी इज ए मैथमेटिकल थ्योरी दैट डील्स विद द general features of competitive situations. In many practical problems, it is required to take decisions in presence of competitor or competitors in opposition. In such a situation, there are two or more opposite parties with conflicting interests, and the action of one depends upon the action which the opponent takes. तो जब कंपटीशन होता है उस सिचुएशन में हमें डिसीजन लेने होते हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग अंडर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कि पहले हमने 4 तरह के बताए थे, और इसमें गेम थ्योरी आती है जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सामने वाले कंपटीटर को ध्यान में रखते हुए हमें उसकी स्ट्रैटेजीज को देखते हुए डिसीजन लेने हैं मोस्ट बेनिफिशियल वे में, ये देखना होता है। सच ए सिचुएशन इज कॉल्ड ए कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। इस तरह की सिचुएशन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन कहलाती है। ए वेराइटी ऑफ कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस इज कॉमनली सीन इन आवर डेली लाइफ, फॉर एग्जाम्पल इन इलेक्शंस, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग कैंपेन्स, पॉलिटिकल कैंपेन्स, मिलिट्री बैटल्स एटसेट्रा, और वेरियस फील्ड्स ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, इसमें हमें डिसीजंस लेने होते हैं जो हमारे कंपटीशंस में हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। इन ऑल द कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस वन मे एज्यूम दैट ईच अपोनेंट विल अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन हिज हर फेवर। ठीक है, अपने लिए मोस्ट बेनिफिशियल हो, इस तरह से सामने वाले को ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजन लेने होते हैं। In 1928, John von Neumann, called the father of game theory, developed the theory of games based on the minimax principle. बाद में फिर मैक्सिमिन पे भी इन्होंने काम किया, और मिनीमैक्स आप जानते हैं, which implies that each competitor will act so as to minimize his or her maximum loss. और दूसरा जो मैक्सिमम प्रिंसिपल है, तो मैक्सिमाइज हिज और हर मिनिमम गेन्स, जो मिनिमम गेन है उनको उनमें से मैक्सिमम चुनना है। मतलब दूसरा प्लेयर जो है वो चाहेगा कि इनको मिनिमम मिले, उनमें से हमें मैक्सिमम छान, वो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी चलेगा। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली आगे देखने को मिलेंगी। बाद में न्यूमैन के साथ में मॉर्गनस्टर्न ने मिलकर के काम किया, और 1944 में उनका ये वर्क पब्लिश हुआ। न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न पब्लिश्ड देयर वर्क थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर इन 1944। तो इसमें अच्छी तरह से वो दोनों प्रिंसिपल, मिनीमैक्स और मैक्सिमम प्रिंसिपल, इसमें थे, और तब से ही फिर इस पे काम हो रहा है। अब हम गेम को डिफाइन करेंगे। गेम्स डेफिनेशन: ए कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज कॉल्ड ए कॉम्पिटिटिव गेम, जिसको हम शॉर्ट में केवल गेम बोला करेंगे, इफ इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स नाम से सिलेबस में लिखा है, तो इस नाम से पूछा जा सकता है। इसके अंदर 4 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इट हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ कंपटीटर्स कॉल्ड प्लेयर्स। जितने इसमें कंपटीटर्स होंगे उनको हम प्लेयर बोलेंगे, वो फाइनाइट होंगे संख्या में। दूसरी बात, ईच प्लेयर हैज ए लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कोर्सेस ऑफ एक्शन कॉल्ड स्ट्रैटेजीज। हर एक प्लेयर के पास में कुछ फाइनाइट संख्या में, गिनती में पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, और उन्हीं में से वो कोई काम करेगा। इट मे बी सेम और डिफरेंट फॉर ईच प्लेयर, है ना, जितने भी प्लेयर हैं उन सबके लिए वो सेम कोर्स ऑफ एक्शन भी हो सकते हैं, कुछ सेम हो सकते हैं, कुछ अलग हो सकते हैं, या अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। नंबर 3, गेम इज सेड टू बी प्लेड व्हेन ईच प्लेयर चूजेज ए सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम हिज और हर लिस्ट।
उसके पास में जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन है उनमें से कोई सी भी वो डिसीजन लेता है, उनमें से चलता है, तो कहा जाता है कि खेल खेला जा रहा है। गेम इज सेट टू बी प्लेड। इट इज एज्यूम्ड दैट द चॉइसेस आर मेड साइमल्टेनियसली so that no player knows opponent's choices until he or she has decided his her strategy। सामने वाले की जो है हमें ये तो पता रहता है कि कितने कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं, उनमें से ही ये कोई काम करेगा, पर हमें एग्जैक्ट ये पता नहीं होता है कि उनमें से ये कौन सा काम करेगा। उसके सारे कामों को ध्यान में रखते हुए कि अगर ये करे तो जो है हम पे ये इफेक्ट पड़ेगा, ये करने पे ये इफेक्ट पड़ेगा, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजन तो लेना ही पड़ता है, उस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। नंबर 4, एवरी प्ले डिटरमाइंस एन आउटकम विच मे बी मनी और अदर पे ऑफ, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो टू ईच प्लेयर। ठीक है, हर एक गेम का जो आउटकम हमें मिलेगा वो कुछ भी जो है पे ऑफ कुछ भी चीज हो सकती है। इट मे बी मनी इन रुपीज और डॉलर, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव का मतलब हमें मिल रहा है, नेगेटिव का मतलब हमें लॉस हो रहा है, जीरो का मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, है ना। तो ये हर एक प्लेयर के लिए ये चीज होती है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट गेम्स, इसके अंदर मूव देखते हैं हम, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। मूव क्या है? मूव या इसको मूवमेंट भी बोलते हैं। is a point in a game at which a player picks out an alternative from some set of alternatives। उसके पास जो भी कोर्सेज ऑफ एक्शन है उनमें से कोई एक चुन के जब वो काम करता है तो उसका एक मूवमेंट हो गया। A game is said to be a finite game if it has a finite number of moves or movements। A game which is not finite is called an infinite game। नेक्स्ट डेफिनेशन है जीरो सम गेम। ए गेम इज सेड टू बी ए जीरो सम गेम इफ द सम ऑफ पेमेंट्स टू ऑल प्लेयर्स आफ्टर ए प्ले ऑफ द गेम इज रिस्ट्रिक्टेड टू बी जीरो। जितने भी प्लेयर हैं उनमें से किसी को कुछ मिला, किसी को देना पड़ा, कुल मिला के उन सबका सम इक्वल टू जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल 3 प्लेयर हैं, एक को 2 रुपए मिले, एक को 3 रुपए मिले, तो हर हाल में 30 वो जो उनका जो टोटल 5 रुपए है वो तीसरे को देना पड़ा, तो उसको मिले जो है -5 रुपीज, तीनों का सम इक्वल टू जीरो। इफ ए पर्टिकुलर आउटकम, हमने यहाँ पे थीटा मान लिया, ये कोई भी चीज हो सकती है, या फिर जैसे ये मनी हो इन रुपीज और डॉलर, या कोई भी अदर पे ऑफ, ये हमने थीटा मान लिया। तो इफ ए पर्टिकुलर आउटकम थीटा रिजल्ट इन ए पेमेंट पी आई थीटा टू ith कंप्लीटर, तो जो ये तो जैसे फॉर एग्जांपल रुपीज का सिंबल ले लिया, ये थीटा या डॉलर कुछ भी हो सकता है, और ith प्लेयर को जितना पे ऑफ मिला, जैसे कि आई है नंबर ऑफ कंप्लीटर्स, आई की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n, जनरली हमने n प्लेयर ले लिए, तो आई की वैल्यू जैसे बन ली पहले प्लेयर को, ये हो गया P1 थीटा, है ना। जैसे इसको मिले 15 रुपए, तो इस P1 थीटा की वैल्यू होगी 15 रुपए। इसी तरह से P2 थीटा की वैल्यू मान लो कि चलो उसको -15 रुपए मिले, तो वो वैल्यू होगी इस तरह से। और देन इन सब का सम, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, इन सबको जितना मिला उन सबको हमने सम अप कर दिया, तो वो इक्वल टू जीरो। 2 पर्सन जीरो सम गेम, जैसा कि अभी हमने बताया कितनी प्लेयर हो सकते हैं इसमें, तो अब लेंगे हम 2 प्लेयर्स। और जीरो सम गेम जैसे ऊपर बताया, उनका जो है सम जीरो होगा, और इनको हम मैट्रिक्स में शो करेंगे जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, तो इनको हम रेक्टेंगुलर गेम्स भी कहते हैं। और आगे जो न्यूमेरिकल जितने भी हम सॉल्व करेंगे वो इसी के सॉल्व करेंगे, हालांकि थ्योरी तो किसी की भी पूछी जा सकती है। तो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, 2 पर्सन जीरो सम गेम्स और रेक्टेंगुलर गेम्स क्या होते हैं। A game with only 2 players in which the gains of one player are the losses of the other player is called a 2 person zero sum game। क्योंकि 2 ही प्लेयर हैं तो एक को जितना मिलेगा उतना दूसरा देगा। फॉर एग्जांपल एक को मिले 10 रुपए, तो वो 10 रुपए दूसरे ने उसको दिए, दूसरे को मिले -10 रुपीज, दोनों का सम इक्वल टू जीरो। These games are usually represented by a payoff matrix, जैसा कि हमने यहां पे दिखाई हुई है।
इन रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है मैट्रिक्स, जानते हो। सो दीज गेम्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर गेम्स। तो जनरली इसको जो हमने मैट्रिक्स में दिखाया है, जनरली जैसा कि आप जानते हो एम बाई एन की हम मैट्रिक्स लेते हैं। इसमें एम रोज है गिनती में, रोज की संख्या यहाँ पे 1 2 डॉट डॉट अप टू एम, और एन कॉलम्स हैं इसमें गिनती में 1 2 डॉट डॉट अप टू एन। तो इसमें दो प्लेयर्स हैं, ए और बी। क्वेश्चन में कुछ भी हो सकते हैं, और ये ए यहाँ पर मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है, तो और बी जो है मिनिमाइजिंग प्लेयर है। यानी कि इसमें जो पे ऑफ्स हैं वो ए को मिल रहे हैं और बी को देने पड़ रहे हैं, बी के लिए ये लॉस है। तो हम हमेशा ऐसे ही रखते हैं और सब लोग इसी तरह से यहाँ पे रखते हैं। हालांकि वहां डिसीजन थ्योरी में दो चॉइस थी, हमने बताया कि ये हमारा तरीका है, दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे तो ऐसा ही करना पड़ेगा। हमें ए के हिसाब से मैट्रिक्स यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अगर बी के हिसाब से, मतलब जो सेकंड प्लेयर है उसके हिसाब से रखी है, तो उसको हमें ए के हिसाब से बना के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नाम ए बी की जगह पे कुछ भी हो सकते हैं, और ये स्ट्रैटेजीज हैं इनकी जगह पे भी कुछ भी नाम हो सकते हैं। लेट अस कंसीडर ए 2-person zero-sum गेम विद प्लेयर्स ए एंड बी इन विच ए हैज एम स्ट्रैटेजीज, जो यहाँ पे ये दिखाई है, एंड बी हैज एन स्ट्रैटेजीज, जो यहाँ पे दिखाई हैं। और लेट ए आई जे, इसके एलिमेंट जो ए आई जे, बी द पे ऑफ विच प्लेयर ए गेन्स, प्लेयर ए को मिल रहे हैं ये फ्रॉम प्लेयर बी। इफ प्लेयर ए चूजेज स्ट्रैटेजी आई एंड प्लेयर बी चूजेज स्ट्रैटेजी जे, अगर प्लेयर ए ने ये आई एथ स्ट्रैटेजी चली और बी ने जे एथ स्ट्रैटेजी चली, तो इनका जो इंटरसेक्शन है ये इतना अमाउंट ए आई जे प्लेयर ए को मिला, प्लेयर बी को देना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो ये फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज ए को मिले और बी ने 10 रुपीज दिए ए को, बी को तो लॉस हुआ 10 रुपीज का। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम बी को मिले -10 रुपीज। तो इसी तरह से है ये पूरी। ए ने चली अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी और बी ने चली सेकंड, तो ए को मिला इतना अमाउंट A12, जो भी है ये एनी पे ऑफ, इस तरह से है। देन द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए इज सोन इन द फॉलोइंग टेबल, ये ए के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स है। ए यहां पर मैक्सिमाइजिंग प्लेयर कहलाता है और बी मिनिमाइजिंग प्लेयर कहलाता है, हालांकि नाम इनकी जगह पे कुछ भी हो सकते हैं। B's pay of matrix has the cell entry just negative of the corresponding cell entries of A's pay of matrix। ये A के लिए जो भी है ये मैट्रिक्स, इसका हम नेगेटिव कर दें सारे एलिमेंट को, तो वो B के लिए हो जाती है। तो अगर B के लिए दे रखी हो तो हमें A के बनाने के लिए उसको नेगेटिव करके बना लेंगे। सो वी शैल नॉट यूज इट, B के लिए तो हम यूज नहीं करेंगे, केवल A के लिए ही करेंगे, ये अंडरस्टूड है। तो या तो क्वेश्चन में ए के लिए कहा जाए, नहीं कहा जाए तो जो इधर प्लेयर है उसके लिए वो अंडरस्टूड होती है। हाँ जी, अब हम देखेंगे स्ट्रैटेजी। ये द स्ट्रैटेजी ऑफ ए प्लेयर इज द प्री डिटरमाइंड रूल बाई विच ए प्लेयर डिसाइड्स हिज और हर कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम हिज हर लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन ड्यूरिंग द गेम। ठीक है, जितने भी कोर्सेज ऑफ एक्शन है उनमें से कोई स्ट्रैटेजी वो एडॉप्ट करता है। दीज आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। एक तो होती है प्योर स्ट्रैटेजी, अगर वो डेफिनेटली एक ही स्ट्रैटेजी चुनता है, उसको मालूम है, तो वो प्योर स्ट्रैटेजी हो जाती है। प्योर स्ट्रैटेजी इज ए डिसीजन इन एडवांस ऑफ ऑल प्लेज ऑलवेज टू चूज ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, केवल एक ही कोर्स ऑफ एक्शन को वो हमेशा चुनता है, तो वो उसकी प्योर स्ट्रैटेजी हो जाती है। और दूसरी जो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी है वो ये कि उसकी एक कंफर्म नहीं है, बल्कि वो कभी एक को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को, और उनको अलग अलग जो है उनको सेलेक्ट जो वो करता है, चूज करता है, उसकी जो है उसके पास में प्रोबेबिलिटी है, पास्ट रिकॉर्ड से या कहीं से उसके पास में प्रोबेबिलिटी है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है, तो वो मिक्स्ड हो जाती है। इट इज ए डिसीजन इन एडवांस ऑफ ऑल प्लेज टू चूज ए कोर्स ऑफ एक्शन फॉर विच प्ले in accordance with some particular probability distribution. A mixed strategy is represented by capital X vector, जिसके components ये elements हैं x1 small x1 x2 dot dot up to xm, where xi is the probability of choosing course I, है ना। जैसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी को चलने की प्रोबेबिलिटी x1, दूसरे की x2 डॉट डॉट अप टू ये xm। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल टू 1 होता है और कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है। तो
जनरली ये प्लेयर ए के लिए ले लेते हैं, सिमिलरली प्लेयर बी के लिए हम बाई ले लेंगे, यहां पे सब में बाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिक्स्ड स्ट्रेटेजी हो गई। और दूसरे तरह से हम कहें कि ये जनरल है, इसी में अगर एक प्रोबेबिलिटी हो जाए 1 और बाकी की हो जाए 0 तो इसी से प्योर बन जाता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है XR इक्वल टू 1, ये पर्टिकुलर, देन इट इंडिकेट्स RF प्योर स्ट्रेटेजी हो जाएगी फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू R, और ये जो R के अलावा जितनी भी हैं वो सारी XI यानी कि प्रोबेबिलिटी मस्ट 0। तो अब हम करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ गेम मॉडल्स, यानी कि ये वर्ड प्रॉब्लम है, इनको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है, पे ऑफ मैट्रिक्स इसके लिए हमें तैयार करनी है। तो इसका एग्जाम्पल 1, A एंड B ईच, यहां पे 2 प्लेयर हो गए A और B, ईच टेक आउट 1 और 2 मैचेस, यानी माचिस की तीलियां, इस तरह से ये या तो एक, ये 2 तीली हैं ए के पास में, तो वो या तो एक दिखाएगा या दोनों दिखाएगा। एंड गेसेस हाउ मैनी मैचेस अपोनेंट हैज टेकन। ठीक है, इफ वन ऑफ द प्लेयर्स गेसेस करेक्टली देन द अपोनेंट हैज टू पे हिम एज मैनी रुपीज एज द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ मैचेस। ये मैचेस की तीलियों को ही मैचेस बोलते हैं, वो तो जो सारी तीलियों को रखने वाला वो मैच बॉक्स होता है, हालांकि उसको मैचेस बोल देते हैं लोग। सम ऑफ द नंबर्स ऑफ मैचेस हैड बाई बोथ द प्लेयर्स, अदरवाइज द पे ऑफ इज 0, राइट डाउन द पे ऑफ मैट्रिक्स। तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, इसके इस साइड में प्लेयर ए को रखते हैं हम, जो कि ये मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है, और इस साइड में प्लेयर बी को रखते हैं हम, और ये प्लेयर ए के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स है, ये अंडरस्टूड है। तो जब ये प्लेयर बी ने एक तीली दिखाई और प्लेयर ए ने उसको ए की तीली बताया, तो इन दोनों का सम 1 + 1 2, ये 2 रुपीज प्लेयर ए को मिल गया। और जब प्लेयर बी ने 2 तीली दिखाई और प्लेयर ए ने उसको 1 बताया तो किसी को कुछ नहीं मिला। इसी तरह से प्लेयर बी ने 1 दिखाई, प्लेयर ए ने 2 बताई तो किसी को कुछ नहीं मिला, और प्लेयर बी ने 2 दिखाई, प्लेयर ए ने उनको 2 ही बताया, तो 2 + 2 = 4, ये 4 रुपीज प्लेयर ए को मिल गए। तो इस एग्जाम्पल में तो गलत बताने पे किसी को कुछ नहीं मिला। अगले एग्जाम्पल में लॉस भी होगा। देखिए एग्जाम्पल 2 प्लेयर्स ए एंड बी विदाउट शोइंग ईच अदर पुट ए कॉइन ऑन टेबल with head or tail up. If the coins show the same side, both head or tail, the player A takes both the coins. Otherwise, B gets them. Construct the matrix for this game. तो इसको समझते हैं, यहां पे फॉर्मुलेशन में ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लेयर ए को हमने इधर रखा, इसकी 2 स्ट्रैटेजी, ये हेड और टेल। प्लेयर बी की 2 स्ट्रैटेजी, ये हेड और टेल। और ये दोनों का जब हेड आया, प्लेयर ए का हेड और बी का भी हेड, तो जो है प्लेयर ए के और बी के दोनों के कॉइन प्लेयर ए को मिल गए। तो प्लेयर ए और बी जब दोनों के कॉइन्स का हेड दिखाई दिया, तो प्लेयर ए ने दोनों कॉइन ले लिए। प्लेयर ए का खुद का कॉइन तो उसी का था ही, प्लेयर बी का कॉइन और उसको मिल गया, यानी कि प्लेयर ए को मिल गया ये 1। और जब प्लेयर ए का हेड और बी का टेल आया, ये डिफरेंट आए, तो प्लेयर बी जीत गया। प्लेयर बी ने प्लेयर ए का कॉइन ले लिया, ये 1 मिल गया बी को और ए को मिला -1, ये ए के लिए टेबल है। इसी तरह से प्लेयर ए का टेल, बी का हेड आया, तो भी प्लेयर बी जीत गया। प्लेयर बी ने प्लेयर ए का कॉइन ले लिया, प्लेयर बी को मिला 1 और प्लेयर ए को मिला -1। इसी तरह से जब ए का टेल और बी का टेल आया, दोनों सेम आ गए, तो प्लेयर ए जीत गया। प्लेयर ए ने
प्लेयर बी का कॉइन ले लिया, प्लेयर ए को मिला 1, यानी प्लेयर ए ने दोनों कॉइन ले लिए, तो जो उसका खुद का था वो तो उसका था ही, और प्लेयर बी का भी उसको मिल गया, यानी कि 1 और मिल गया उसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, बड़ा फेमस गेम है, बच्चे खेलते हैं। इन ए वेल नोन चिल्ड्रंस गेम स्टोन सीजर पेपर, है ना, ईच प्लेयर सेज स्टोन और सीजर्स और पेपर। इफ वन सेज स्टोन एंड द अदर सीजर्स, देन द फॉर्मर विन्स ए रुपी। Similarly, scissors beats paper and paper beats stone. That is, the player calling the former word wins a rupee. यानी कि इसमें क्रम ऐसा रहता है, स्टोन सीजर्स पेपर स्टोन सीजर, इस क्रम में जिसने पहला वर्ड बोला है वो जीत जाएगा 1 रुपया। If the two players name the same item, then there is a tie. That is, there is no payoff. Write down the payoff matrix. Let A and B play this game. Then the payoff matrix for player A. Player A के लिए जैसा कि हम लिखते हैं, ये payoff matrix हमने ये यहाँ पे बनाई है, ये क्रम से स्टोन सीजर्स पेपर्स, प्लेयर ए की भी 3 स्ट्रैटेजी और प्लेयर बी की भी ये 3 स्टोन सीजर्स पेपर, ये 3 कोर्सेस ऑफ एक्शन है दोनों के। जब दोनों ने ये सेम बोला तो ये टाई, किसी को कुछ नहीं मिला, 0। इसी तरह से यहाँ पे भी ये डायगोनल में ये 0-0 हो गए। और जब प्लेयर ए ने बोला स्टोन और बी ने बोला सीजर्स, तो ये स्टोन पहला वाला है, तो प्लेयर ए जीत गया 1 रुपया, प्लेयर बी ने 1 रुपया दे दिया। और ए का स्टोन और बी का पेपर, तो फिर पेपर के बाद में आता है स्टोन, पेपर जो है पहला वाला है, तो प्लेयर बी जीत गया, प्लेयर बी को मिल गया 1 रुपया और प्लेयर ए को मिला -1 रुपया। तो इसी तरह से ये पूरी मैट्रिक्स बनाई हुई है, इजीली समझ सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल 4, सपोज ए एंड बी प्ले ए गेम कॉल्ड 2 फिंगर मोरा। बोथ साइमल्टेनियसली शो आइदर 1 और 2 फिंगर्स। ठीक है, ए और बी दोनों में से कोई कभी 1 उंगली दिखाएगा, कभी 2 उंगली दिखाएंगे। If the number of fingers of both players is same, then A wins and gets ₹1 from B. Otherwise, B wins and gets ₹1 from A. The payoffs in rupees are shown in the adjacent payoff matrix for A. Player A के लिए payoff matrix बनाई गई है, दोनों की के 2 कोर्स ऑफ एक्शन, 1 फिंगर 2 फिंगर्स, 1 फिंगर 2 फिंगर्स प्लेयर बी के लिए। तो जब दोनों ने, प्लेयर ए और बी दोनों ने 1 फिंगर दिखाई, तो प्लेयर ए जीत गया 1 रुपया, और प्लेयर ए की 1 फिंगर, प्लेयर बी की 2 फिंगर्स, ये डिफरेंट हो गई, तो प्लेयर ए हार गया, प्लेयर बी जीत गया 1 रुपया और प्लेयर ए को मिला -1 रुपया। इसी तरह से ये 2 फिंगर 1 फिंगर डिफरेंट होने पे प्लेयर ए को मिला -1 रुपया, क्योंकि प्लेयर बी जीता है, और 2 फिंगर दोनों की सेम, तो प्लेयर ए को मिल गए 1 रुपया। तो इसी तरह से फॉर्मुलेशन के और एग्जाम्पल कर सकते हो, खूब अच्छे से करिए और प्रॉब्लम पूछिए।